1984 भारत के इतिहास का एक ऐसा साल जिसकी गूंज आज भी दीवारों से टकराकर वापस आती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब गोलियों की आवाज थम चुकी थी, तब असली जंग शुरू हुई थी। एक ऐसी जंग जो अखबारों की सुर्खियों में नहीं थी। एक ऐसी जंग जिसके दस्तावेज आज भी बंद अलमारियों में कैद बताए जाते हैं। जून 1984 में भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। लक्ष्य था उग्रवादियों को बाहर निकालना। ऑपरेशन सैन्य दृष्टि से समाप्त हुआ, लेकिन पंजाब की जमीन पर तनाव की आग और भड़क उठी। देश शोक में था, भावनाएं उफान पर थीं और सीमाओं के उस पार कुछ लोग इस अस्थिरता को अवसर की तरह देख रहे थे। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। ऑपरेशन के तुरंत बाद भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को एक अलग तरह के संकेत मिलने लगे। ये संकेत गोलियों या बमों के नहीं थे, ये संकेत थे पैसों के। अचानक कुछ संदिग्ध खातों में हलचल बढ़ी। विदेशों में बैठे कुछ संगठनों की गतिविधियां तेज हुईं। खालिस्तानी अलगाववाद के समर्थन में विदेशों से धन आने की आशंका पहले भी जताई जाती रही थी, लेकिन 1984 के बाद ये प्रवाह जैसे संगठित और व्यवस्थित रूप लेने लगा। रॉ के विश्लेषकों ने बैंकिंग चैनलों, हवाला नेटवर्क और चैरिटी संगठनों की गतिविधियों पर नजर गड़ा दी। उस समय वैश्विक बैंकिंग सिस्टम आज जितना डिजिटल और पारदर्शी नहीं था, फिर भी कुछ ट्रांसफर पैटर्न असामान्य थे। कनाडा, यूके और कुछ अन्य देशों में सक्रिय प्रवासी संगठनों के जरिए धन इकट्ठा किया जा रहा था, आधिकारिक रूप से मानवीय सहायता के नाम पर। लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई कि इसका एक हिस्सा हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क विस्फोट में गिरा दी गई। ये घटना दुनिया को हिला देने वाली थी। जांच में विदेशी उग्रवादी नेटवर्क की भूमिका सामने आई। इसी दौर में रॉ और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय और भी तेज हुआ। सवाल था, क्या ये सिर्फ स्थानीय असंतोष था या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग का सुनियोजित ढांचा काम कर रहा था? कहा जाता है कि 1984 के बाद RAW ने एक विशेष टास्क ग्रुप बनाया, जिसका काम था उग्रवादी गतिविधियों के वित्तीय स्रोतों को ट्रैक करना। ये मिशन किसी एक ऑपरेशन जैसा नहीं था, ये एक लंबी परत दर परत खुलने वाली पहेली थी। हवाला डीलरों से लेकर फ्रंट ऑर्गेनाइजेशनों तक हर कड़ी को जोड़ना था। उस समय पंजाब में हिंसा बढ़ रही थी। 1980 के दशक के मध्य से लेकर अंत तक कई हत्याएं, बम धमाके और अपहरण की घटनाएं हुईं। पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना सब सक्रिय थे। लेकिन रॉ का काम अलग था। उन्हें सीमा के पार देखना था। उन्हें उन हाथों को पहचानना था जो दूर बैठकर आग को हवा दे रहे थे। कुछ पूर्व अधिकारियों के साक्षात्कारों और सार्वजनिक स्रोतों में ये संकेत मिलता है कि विदेशी खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही थी। शीत युद्ध का दौर था। दक्षिण एशिया भू राजनीतिक शतरंज का अहम हिस्सा था। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पर भारत पहले से ही अलगाववादी तत्वों को समर्थन देने के आरोप लगाता रहा है। 1984 के बाद इन आरोपों की तीव्रता और बढ़ी। रॉ के सामने चुनौती दोहरी थी। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबूत जुटाने थे, दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर हिंसा को रोकने के लिए जरूरी जानकारी साझा करनी थी। लेकिन फंडिंग नेटवर्क पकड़ना आसान नहीं था। पैसा कई परतों से गुजरता था। चैरिटी, धार्मिक संगठनों, नकली कंपनियों और हवाला चैनलों के जरिए। कहा जाता है कि कुछ गोपनीय रिपोर्टों में विस्तृत नक्शा तैयार किया गया था। कौन से देश से कितना धन, किस मार्ग से, किस संपर्क के जरिए पंजाब तक पहुंच रहा है। लेकिन इन रिपोर्टों का पूरा विवरण कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। संसद में समय समय पर विदेशी समर्थन के मुद्दे उठे, पर विशिष्ट ऑपरेशनों का खुलासा नहीं किया गया। इस कहानी का सबसे रोचक हिस्सा यही है, वो फाइलें। कई सेवानिवृत्त अधिकारियों ने संकेत दिया है कि 1980 के दशक के मध्य में एक व्यापक वित्तीय ट्रैकिंग ऑपरेशन चला था, पर उसकी आधिकारिक पुष्टि, उसके दस्तावेज, उसकी सफलता या सीमाएं, इन सब पर पर्दा पड़ा रहा। पंजाब में 1990 के दशक की शुरुआत तक उग्रवाद अपने चरम पर पहुंचा। फिर धीरे धीरे सुरक्षा बलों की सख्ती, राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली
और जन समर्थन में कमी के कारण हालात बदले। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं था। इसके पीछे कई स्तरों पर काम हुआ। स्थानीय खुफिया, पुलिस नेटवर्क और संभवतः विदेशी फंडिंग पर अंकुश। अगर रॉ ने वास्तव में उस दौर में एक संगठित फंडिंग नेटवर्क का नक्शा तैयार किया था, तो उसके नतीजे क्या रहे? क्या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कुछ चैनल बंद किए गए? क्या कुछ देशों के साथ गुप्त बातचीत हुई? आधिकारिक रिकॉर्ड इस पर मौन है, लेकिन कूटनीतिक रिश्तों में बदलाव और कुछ संगठनों पर विदेशी प्रतिबंध इस दिशा की ओर इशारा करते हैं। 1984 के बाद भारत ने आतंकवाद रोधी कानूनों को कड़ा किया। तादा जैसे कानून लागू हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवादी फंडिंग पर ध्यान बढ़ा। हालांकि उस समय वैश्विक स्तर पर आतंक वित्त पोषण शब्द आज जितना प्रचलित नहीं था, पर भारत इस खतरे को करीब से महसूस कर रहा था। इस पूरी कहानी में भावनाएं भी हैं और रणनीति भी। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने देश की आत्मा को झकझोर दिया था। उसी साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उसके बाद हुए दंगों ने घाव और गहरे कर दिए। ऐसे माहौल में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप देश को और अस्थिर कर सकता था। दांव सिर्फ पंजाब नहीं था, दांव था भारत की राष्ट्रीय एकता और स्थिरता। रॉ के अधिकारी, जो अक्सर गुमनाम रहते हैं, शायद जानते थे कि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, ये सूचना और धन की अदृश्य धाराओं की लड़ाई है। अगर फंडिंग की नस काट दी जाए तो हिंसा की ताकत कम की जा सकती है। यही सिद्धांत दुनिया भर में आतंकवाद रोधी अभियानों का आधार बना। 1990 के दशक के अंत तक पंजाब में शांति काफी हद तक लौट आई। पर क्या उस शांति के पीछे वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोई गुप्त कहानी भी थी? ये सवाल आज भी शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को आकर्षित करता है। सूचना के अधिकार कानून के तहत कुछ दस्तावेजों की मांग की गई, पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कई फाइलें सार्वजनिक नहीं की गईं। ये असामान्य नहीं है। खुफिया ऑपरेशनों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वे दशकों तक गोपनीय रहते हैं, लेकिन गोपनीयता ही जिज्ञासा को जन्म देती है। आज जब हम 1984 और उसके बाद के वर्षों को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि घटनाएं केवल जमीन पर नहीं होती, वे बैंकों के खातों में, गुप्त बैठकों में और कूटनीतिक वार्ताओं में भी होती हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार इतिहास की किताबों में दर्ज है, लेकिन उसके बाद की अदृश्य लड़ाई वो अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई। क्या कभी वे फाइलें सार्वजनिक होंगी? क्या हमें पता चलेगा कि किन किन रास्तों से पैसा आया, किन लोगों ने उसे रोका और किन कूटनीतिक दांवपेचों से उस नेटवर्क को तोड़ा गया? या ये कहानी हमेशा अधूरी ही रहेगी, संकेतों, अटकलों और सीमित खुलासों के सहारे? इतिहास अक्सर वही दिखाता है जो सामने हुआ, पर असली मोड़ कभी-कभी परछाइयों में लिखे जाते हैं। और शायद 1984 के बाद की वो परछाई, जहां रॉ ने पैसों की उन अदृश्य धाराओं का पीछा किया, आज भी किसी बंद फाइल में सांस ले रही है, इंतजार में कि कभी सच की रोशनी उस पर पड़े।